अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है वीक वाइज प्रेगनेंसी का। तो आज जो हम वीडियो आपको बताने जा रहे हैं वो है 17th वीक के मुतालिक, यानी कि द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 17th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 17वें हफ्ते से मुतल्लिक तमाम मालूमात। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, आपने मुझसे पूछा था कि टोटल कितने वीक्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रेगनेंसी के टोटल 40 वीक्स होते हैं, यानी कि 280 डेज। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी EDD के ऊपर होती है तो तब आपका 38वां हफ्ता जा रहा होता है, यानी कि 38th वीक जा रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर हेडिंग्स। फर्स्ट हेडिंग इज फीलिंग्स, यानी कि महसूसात। 17th वीक में जो एक प्रेग्नेंट औरत चीज़ें महसूस करती है वो क्या क्या होती हैं। तो इसमें जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि नौजिया फीलिंग अब ख़त्म हो गई है, तो आपकी इंक्रीज्ड एपेटाइट हो गई है, यानी कि भूख बढ़ गई है। तो आपको मैं फिर से यही कहूँगी कि आप खाना सेलेक्ट करके खाएं और बेतहाशा मत खाएं, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है तो वो एक आधा सैंडविच बनता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम डबल खाएंगे। बस ये है कि आपने पेट को खाली रहने ना दें, आप बीच में स्नैक्स लें, खाना खाएं और बहुत ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें अवॉइड करें। हार्ट बर्न यानी इंडाइजेशन, सीने में जलन या बदहज़मी। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्लजिश और स्लो हो जाता है। इसी की वजह से आपको सीने में जलन होती है, खाना प्रॉपर हजम नहीं होता और इसके अलावा कब्ज़ की भी शिकायत हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपके हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। थर्ड है बैकएक, यानी कि कमर दर्द। तो 17th वीक में अक्सर फीमेल्स को शिकायत होती है कि कमर दर्द होती है हमें। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये एक प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है, और ये इस वजह से है कि आपकी अब जो यूट्रस है वो ग्रो करके पेल्विक रीजन से बाहर निकल रही है, यानी कूल्हों से बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से आपकी कमर के ऊपर वज़न पड़ता है और आपकी कमर में दर्द होता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है ओकेजनल हेडेक, यानी कि सर दर्द, जो आपको अक्सर औक़ात महसूस होता है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि चूँकि आपके जिस्म में ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होता है ताकि बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँचे, इसकी वजह से कई दफ़ा आपके सर में दर्द होती है। और इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एहतियातन आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है। अगर वो नॉर्मल हो तो आपने थोड़ा रेस्ट कर लें या थोड़ा बॉडी को हाइड्रेट कर लें, तो आपको इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है फेंटनेस और डिजीनेस, यानी कि नींद बेहोशी या गनूदगी। कई फीमेल्स को बहुत ज़्यादा नींद आती है इस स्टेज में। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेट करती है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको नींद आती है तो अपने काम निपटा कर ज़रूर सोएं, और अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स मोड पे रखेंगे उतना बेबी हेल्दी रहेगा और उसके लिए ख़तरा भी कम होगा। नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो है लूज टीथ, यानी दांत का हिलना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वोलन गम्स हो जाएंगे, यानी मसूड़े फूल जाएंगे ब्लड की एक्स्ट्रा सप्लाई की वजह से। तो इसमें जो आगे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो है दांत का हिलना, और ये दांत को ये निकलने तक भी पॉसिबल है। कुछ फीमेल्स में ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है, कुछ में कम होता है। तो इसको भी आपने एक प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट समझना है और इसके लिए परेशान नहीं होना, और कोशिश करनी है इसके लिए कोई फजूल टैबलेट मत खाएं। नेक्स्ट है वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि लिकोरिया, रतूबत का अखराज। तो आपको मैं इस बताती चलूँ कि जब हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं तो ये उसी का साइड इफ़ेक्ट है, और ये यूट्रस को मॉइस्चराइज रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए आपने सिर्फ करना ये कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें और खुश्क रखें, और इससे आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट जो है वो फीलिंग है स्नोरिंग की, यानी कि खराटे मारना। तो आपके नाक में चूँकि ब्लड सप्लाई जिस तरह बॉडी के बाकी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो नाक में भी होती है। तो जब आप रिलैक्स होकर सोती हैं तो आपको में भी आपका स्लीपिंग पार्टनर आपको ये शिकायत दे कि आप अब खराटे लेती हैं। तो ये एक टेम्परेरी चेंज है। और
आप खराटे जो अगर आप लेती हैं तो इससे परेशान ना हो, बल्कि ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स और डेवलपिंग, यानी कि दूध पैदा करने वाले गदूदों का बनना। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि चूँकि ब्लड सप्लाई आपकी मेमोरी ग्लैंड्स में भी ज़्यादा जाती है, तो जो हार्मोन्स हैं वो आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं कि कल को इसमें दूध बनना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है sciatica पेन इन लेग, यानी कि रीढ़ का दर्द। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये जो फीमेल्स फेस करती हैं वो ये है कि उनकी टांग में दर्द होता है या उनकी टांग में वज़न नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो आपकी यूट्रस है उसके बिल्कुल नीचे से sciatica की नर्व पास करती है। तो आप का जो नर्व है वो प्रेस हो जाती है यूट्रस की वजह से, और आपको वक्ती तौर पे उसमें ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ये पेन और स्ट्रेच अपेयर हो जाता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई हैं जो आपको इस स्टेज पे करनी है, लेकिन ज़रूरी है कि आप एक क्वार्ट्स कपड़ा या वर्जिश वाला मैट इस्तेमाल करें ताकि आप स्लिप ना हो जाएं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ ना करना चाहें तो आप खाली इलेक्ट्रिक जो हीटिंग पैड होता है उसको इस्तेमाल करें, उससे भी आपको रिलीव मिलेगा अपनी टांग में। और कोशिश करें कि ऐसी सूरत में आप थोड़ा रेस्ट कर लें। होप इस प्रॉब्लम के बारे में आपको समझ आ गई होगी। स्टेप्स आप नोट कर लें, ये 5 स्टेप आपको बताए गए हैं। इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप ये सारे 5 के 5 स्टेप करें, आप कोई सा 1-2 भी कर सकती हैं। तो जो फिर आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है साइज़ ऑफ बेली, यानी पेट का हुजम। इस स्टेज में जो फीमेल है उसका जो पेट है आप देख सकते हैं वो इतना हो जाता है कि कोई भी अननोन पर्सन अगर आपको देखे तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि आप उम्मीद से हैं। तो ये जो तस्वीर है ये तो सिंगल बेबी के हवाले से है। जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें जो बेली दिखाई गई है उसमें ट्विंस के साथ है मदर। तो आप देख सकते हैं कि अगर इनकेस आपके ट्विंस हैं तो आपकी बेली इतनी होगी। फिर मैं आपसे कहती चलूँ कि ये एक मीडियम साइज़ फीमेल का साइज़ है। अगर आप बल्की हैं तो आपका पेट इससे ज़्यादा होगा, अगर आप बहुत ओवर स्लिम हैं तो इससे कम होगा। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ बेबी, यानी कि बच्चे का हुजम। तो 17th वीक में बेबी को अगर हम कंपेयर करें तो वो एक अनियन का साइज़ होगा, यानी कि एक अदद प्याज। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें इंचज़ में और ऑन्सेस में उसकी मेजरमेंट्स दी गई हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एक नेवल साइज़ ऑरेंज जितना वॉल्यूम होता है बेबी का, लेकिन अगर अब आप इसको कंपेयर करें तो एक मीडियम साइज़ शलजम के साथ इसको कंपेयर करेंगी। तो मोस्ट कॉमन 17th वीक में डॉक्टर्स जो कंपैरिजन देते हैं वो टनम के साथ ही देते हैं, लेकिन आप इसको एक पेयर के साथ यानी कि एक नाशपाती के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कुछ भी हो, अनियन हो, नाशपाती हो या टर्निप हो, तो आप एस्टिमेट ले सकते हैं कि बेबी अब ग्रो करना शुरू हो चुका है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स में है लेंथ तकरीबन 12 से 13 सेंटीमीटर होगी और तकरीबन 5.1 इंचेस होगी इसकी लंबाई टोटल। ये थोड़ा सा पॉइंट्स में कम ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ। नेक्स्ट है वेट की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। तो ये है 5.1 ऑन्स या 1.4 किलोग्राम या 150 ग्राम्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़न कितना होगा। चेंजेस इन बेबी 17th वीक में जो बच्चे में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं वो हम डायग्राम्स के साथ आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप अब तक जान चुके हैं कि बेबी की आइज़ अभी तक वर्किंग पोजीशन में आ चुकी हैं, लेकिन लिड अभी तक है। देखिए तकरीबन 26वें हफ्ते तक ऊपर रहेगी और लेकिन आंखें अंदर से प्रॉपर वर्क करेंगी। इसके अलावा बच्चा स्मेल कर सकता है
और इसके अलावा लाइट सेंसिटिव हो सकता है। और इसके अलावा आपको बता चुकी हूँ कि आवाज़ें सुन सकता है, आपकी आवाज़ से वो अब से आशनाई कर लेगा और आप जो भी बोलेंगी वो सुनेगा। इसीलिए फीमेल्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप वर्ड्स पढ़ें ताकि बच्चे के ऊपर अच्छा असर हो। नेक्स्ट है जो चेंज आता है वो है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा में बदल चुका है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसमें जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आर्टरीज और वेन्स डेवलप हो जाती हैं जिससे प्रॉपर ब्लड का सप्लाई होता है। स्टिफनिंग ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का सख्त होना। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब बेबी पहले ज़्यादा छोटा होता है तो वो उसमें कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं और वो तकरीबन रबड़ की तरह या इलास्टिक की तरह सॉफ्ट होती हैं जो वक्त के साथ साथ सख्त होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए स्टेज के ऊपर फीमेल्स को कैल्शियम दी जाती है। फिंगरप्रिंट्स मेकिंग यानी कि बच्चे की फिंगर्स को अगर आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखें या स्कैन के थ्रू देखें तो आपको बेबी के फिंगर्स के ऊपर प्रिंट्स नज़र आएंगे जो कि उसकी सारी ज़िंदगी के लिए रहेंगे उसके हाथों पे। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कितने माइनर चेंजेस आते हैं लेकिन साथ साथ बॉडी कंप्लीट होती जा रही है। जो ब्लड है वो तकरीबन 140 टू 150 हार्ट बीट होगी हार्ट की और ये ब्लड की सप्लाई की वजह से है। बॉडी बच्चे की छोटी होती है इसलिए हार्ट बीट ज़्यादा होती है। ये हमारी नॉर्मल हार्ट बीट से तकरीबन डबल होती है। लेकिन जो दिल है वो प्रॉपर दिमाग के ज़ेर असर अपने काम सर अंजाम देता है और बग़ैर दिमाग के अमल की एक भी दफ़ा हार्ट बीट नहीं होती। तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं बेबी का प्रॉपर जो है डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि वो किस पोजीशन में है। इसमें माइनर सा चेंज हो सकता है कि कुछ लोगों का जो बेबी है वो थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड का डायरेक्शन चेंज हो सकती है बस। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में जो मेन पार्ट्स दिख रहे हैं वो हेड है और लेग्स हैं, एब्डोमेन है। लेकिन अगर इसका कीनली ऑब्जर्व करें तो एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कट लिप हो तो वो भी दिख जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस हो, इवन अगर कोई बच्चा 6 उंगलियों के साथ ग्रो कर रहा है तो वो भी दिख जाता है। ये एक फीमेल बेबी की अल्ट्रासाउंड है जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर प्रेडिक्ट हो सकती है और काफ़ी एक्यूरेट हो सकती है। व्हाट टू ईट यानी कि इस स्टेज पे हमें क्या खाना चाहिए। तो जो मोस्ट रिकमेंडेड थिंग है वो है कैल्शियम, क्योंकि आपके जो बेबी की बोन्स हैं वो उनको स्टिफनिंग होने में और उनको मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि आप डेली 10 माइक्रोग्राम्स कैल्शियम खाएं और ये तकरीबन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खाते रहें क्योंकि ये आपकी बेबी की स्केलेटल सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद देता है। अदरवाइज़ बेबी रिकेट वगैरह का शिकार हो सकता है। व्हाट शुड डू यानी कि करना क्या चाहिए हमें स्टेज में। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो आप देख सकते हैं कि हमें करनी है फेटल एनोमली स्कैन, यानी तकरीबन 18वें से 21वें हफ्ते के बीच बीच में करा लेना चाहिए। इसमें हम बेबी की टोटल ग्रोथ का मुआयना कराते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अवॉइड हील्स यानी कि एड़ी वाली जूती ना पहने। इसकी रीज़न ये है कि जब आपकी बेली बाहर की तरफ ग्रो करती है तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से आप थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती हैं, आपका तवाज़न थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ऐसी स्टेज में अगर आप हील्स पहनेंगी तो आपके अंदाज़ा गलत हो जाएगा और आप गिर सकती हैं और ये गिरना आपकी अपनी जान के लिए और आपके बच्चे की जान के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपको बता दी हैं जो 17th वीक से रिलेटेड थी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं और
इसके अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस नॉलेज को अपने तक मत महदूद रखें, इसको शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ, और ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो बेल बटन आइकन है उसको प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।